3 जनवरी 2026 अमरीकी CIA एजेंट्स रात गए वेनेजुएला के सदारती महल की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। फिर वो कंट्रोल रूम को सिग्नल दिए, जिसके बाद अमरीकी फोर्सेस तेजी से वेनेजुएला में दाखिल हुई और एक सरप्राइज ऑपरेशन करके सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क ले जाया जाता है। ये मीडिया रिपोर्ट सामने आने पर दुनिया भर में हलचल मच जाती। मिशन कंप्लीट होने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो कहते हैं कि वेनेजुएला का इंतजाम और तेल के ज़खायर हम संभालेंगे। हम वेनेजुएला में अपने फौजी भी उतार सकते हैं। सदर ट्रंप ये भी कहते हैं कि हम अपनी बहुत बड़ी अमरीकी तेल कंपनियों को वेनेजुएला भेजेंगे। वो वहां अरबों डॉलर्स खर्च करेंगे, तबाहशुदा तेल के ढांचे को ठीक करेंगे और वेनेजुएला के लिए पैसा कमाना शुरू करेंगे। ट्रंप इंतजामिया सदर मादुरो पर नार्को टेररिज्म का इल्जाम आयद करती है। लिहाजा होना तो ये चाहिए था कि ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाते कि उन्होंने वेनेजुएला में कार्रवाई करके कितनी मनशियात बरामद की, लेकिन ट्रंप की पूरी गुफ्तगू सिर्फ वेनेजुएला के तेल के ज़खायर की गिर्द घूमती है। क्या इससे यह वाज़ेह नहीं होता कि अमरीकी कार्रवाई का असल मकसद वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स पर कंट्रोल हासिल करना? डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई के बाद यह सवाल गर्दिश करने लगा कि क्या अमरीका का अगला टारगेट ईरान या कोई दूसरा हो सकता है। आइए इस मामले से जुड़े उन फैक्ट्स पर नजर डालें जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। ट्रंप इंतजामिया ने प्रेसिडेंट मादुरो के खिलाफ कार्रवाई को कांग्रेस से भी खुफिया रखा। Trump's attack on Venezuela will not make the United States and the world safer. Quite the contrary. This brazen violation of international law gives a green light to any country on earth that may wish to attack another nation to seize their resources or change their governments. This is the horrific logic of force. BBC के मुताबिक अमरीकी ऑपरेशन के बाद वेनेजुएलन वजीर दिफा टीवी पर आए। उन्होंने सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी को बुज़दिलाना इग़वा करार देते हुए कहा कि इस वाक़े में सदर के सिक्योरिटी अमले, फौजी एहलकारों और बेगुनाह शहरियों को बेरहमी से हलाक किया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि एक रिहायशी इमारत पर हमला हुआ, जिसमें कम से कम 40 अफराद हलाक हुए। वेनेजुएला में अमरीकी ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का नाम। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अमरीकी फौज की इलीट डेल्टा फोर्स ने सदर मादुरो के सेफ हाउस की डुप्लीकेट इमारत तैयार करके उसमें दाखिल होने और वापस निकलने की प्रैक्टिस की। कुछ माह कबल से ही अमरीकी CIA की एक टीम सदर मादुरो की निगरानी कर रही है। वो कब, कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, हत्ता कि उनके पालतू जानवरों के बारे में भी CIA एजेंट्स ने मालूमात इकट्ठी कर। अमरीका में BBC के पार्टनर इदारे CBS के मुताबिक वेनेजुएला की हुकूमत के अंदर मौजूद CIA के एक मुखबिर ने अमरीकी फौज की इलीट डेल्टा फोर्स को निकोलस मादुरो को पकड़ने से कबल उनका मकाम और पता मालूम करने में मदद की। रॉयटर्स के मुताबिक पेंटागन ने उस कार्रवाई से कबल कैरिबियन में बड़े पैमाने पर फौज तैनात की, जिनमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 11 जंगी जहाज, दर्जनों F-35 तैयारे और 15,000 से ज्यादा फौजी शामिल। कार्रवाई की इब्तिदा में अमरीकी तैयारों ने वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कराकस और उसके करीब उन अहदाफ और फजाई दिफाई निजाम पर हमले किए जो इस कार्रवाई की कामयाबी की राह में रुकावट बन सकते हैं। अमरीकी स्पेशल फोर्सेस और FBI एजेंट्स ने सदर मादुरो के सेफ हाउस पर धावा बोला और स्टील के दरवाजे चंद सेकंड्स में तोड़ दिए गए। रॉयटर्स के मुताबिक सदर मादुरो ने उस दौरान सेफ रूम में जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें तेजी से घेर लिया गया। वाशिंगटन ने उस ऑपरेशन से चंद हफ्तों कबल लातीनी अमेरिका के करीब समुद्र में USS जेरल्ड R. फोर्ड, अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया।
अमरीकी शिप्स ने वेनेजुएला की समुद्री नाकाबंदी करके उसके ऑयल टैंकर्स को जब्त करना शुरू कर दिया था। CNBC की रिपोर्ट में यह सामने आया कि यह सवाल उठ रहा है कि एक तरफ ट्रंप इंतजामिया ने निकोलस मादुरो को मनशियात की स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया, तो दूसरी तरफ मनशियात के स्मगलर्स के साथ साजिश करने और सैकड़ों टन कोकेन अमेरिका स्मगल करने के इल्जाम में अमेरिका में 45 साल कैद की सजा काटने वाले होंडुरास के साबिक सदर जॉन ऑरलैंडो हर्नांडेज के लिए सदारती मुआफी का ऐलान कर दिया। आलमी उमूर के बाज़ माहिरीन ने वेनेजुएलन सदर मादुरो पर ट्रंप इंतजामिया की जानिब से मनशियात स्मगलिंग के इल्जामात को अजीब और कमजोर करार दिया है, क्योंकि कोकेन कोलंबिया, पेरू और बोलीविया में पैदा हुआ। अमेरिका स्मगल होने वाली कोकेन का रूट कोलंबिया, पेरू और इक्वाडोर है। वेनेजुएला ने यूएस ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन DEA 2024 की अपनी रिपोर्ट में बता चुकी है कि अमेरिका से पकड़ी गई 83% कोकेन कोलंबिया से आती है और उसने वेनेजुएला का कहीं जिक्र नहीं किया। लिवरपूल जॉन मूर्स यूनिवर्सिटी में जस्टिस स्टडीज की प्रोफेसर जूलिया बक्सटन ने BBC को बताया कि वेनेजुएला कोकेन का बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है। अमेरिका जाने वाली ज्यादातर कोकेन बहरुल काहिल के साहिल से मैक्सिको और कोलंबिया के रास्ते अमेरिका पहुंचती है। ट्रंप इंतजामिया को मादुरो को नार्को टेररिस्ट के तौर पर पेश करने का तसव्वुर घड़ना पड़ा ताकि रिजीम चेंज की पॉलिसियों पर अमल किया जा सके। शायद यही वजह थी कि जब एक रिपोर्टर ने सदर ट्रंप से पूछा कि वेनेजुएला में ऑपरेशन असल में किस बारे में था, तेल पर कंट्रोल या रिजीम चेंज के लिए, जवाब में ट्रंप ने कहा कि यह जमीन पर अमन कायम करने के लिए था। सदर ट्रंप ने 1829 में उस वक्त के अमरीकी सदर जेम्स मुनरो की जानिब से अपनाए जाने वाले मुनरो डॉक्ट्राइन की गर्दान दोहराई, जिसमें दीगर ताकतों को खबरदार किया गया था कि वो अमरीकी असर व रसूख के दायरे में मदाखलत न करें। सदर थियोडोर रूजवेल्ट ने बाद में उस डॉक्ट्राइन को वुसअत दी, जिससे अमेरिका को यह जवाज दिया गया कि अगर कोई मुल्क इस्तेहकाम को बरकरार न रख सके तो वह अमेरिका मदाखलत कर सकता है। वाशिंगटन के इस बदलते और मुतजाद मौक़िफ़ से सदर निकोलस मादुरो के उस इल्जाम को तक़वियत मिलती है कि अमेरिका का उनके खिलाफ इल्जामात का असल मकसद उन्हें इक़्तिदार से हटाना और वेनेजुएला के तेल के ज़खायर पर कंट्रोल हासिल करना था। आइए अब इस सवाल का भी जवाब तलाश करते हैं कि आखिर अमेरिका को वेनेजुएला के तेल के ज़खायर में ही इतनी दिलचस्पी क्यों है। ये मामला जियोपॉलिटिक्स में वाशिंगटन की बर्तरी का ही नहीं बल्कि उसका बरह रास्त ताल्लुक माली मुफादात से है। अमेरिका दुनिया का एक बड़ा मुल्क है जहाँ तेल की खपत बेइंतहा ज्यादा है। अमेरिका खुद भी तेल पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद वो अरबों डॉलर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने पर खर्च करता है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में 3 इकसाम का ऑयल पैदा है, पहला हैवी क्रूड ऑयल, दूसरा मीडियम और तीसरा लाइट। स्काई न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अहम बात यह है कि अमेरिका ज्यादातर लाइट क्रूड ऑयल पैदा करता है, लिहाजा उसे हैवी क्रूड ऑयल की जरूरत है। अमेरिकी रिफाइनरियां कनाडा और मैक्सिको जैसे ममालिक से भारी क्रूड इंपोर्ट करती है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े भारी क्रूड ऑयल के ज़खायर हैं, जो अमेरिकी रिफाइनरियों के लिए इंतहाई मौजूद है। Look at total oil reserves around the world. The higher these bars are, the more oil there is in the ground, so that hasn't yet been taken out of the ground. So there you've got Saudi, Iran, Iraq, all of the usual suspects. But the biggest of all, and this is according to various different sources, the biggest of all is Venezuela. And what's that oil? It's the heavy, tarry stuff. 20वीं सदी के दौरान अमेरिका वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर का अहम शराकतदार रहा और उसकी बड़ी ऑयल कंपनियां वहां भारी सरमायाकारी करती हैं। अमेरिका की 2 बड़ी ऑयल कंपनीज एक्सन मोबिल और कोनोको फिलिप्स वेनेजुएला में काम कर रही हैं, लेकिन साबिक वेनेजुएलन सदर हुगो चावेज ने उनके असासे जब्त करके उनके प्रोजेक्ट रोक दिए। सदर निकोलस मादुरो के खिलाफ ऑपरेशन के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप बरमला ये कहते नजर आए कि बड़ी अमेरिकी ऑयल कंपनियां जैसा कि एक्सन मोबिल और कोनोको फिलिप्स वेनेजुएला में दोबारा फाल है। इन हकायक को सामने रखें तो सारा खेल वाज़ेह हो जाता है। यहाँ एक और बात अहम है कि निकोलस मादुरो अमेरिकी धमकियों और खतरात से बखूबी वाकिफ थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने मुल्क में ही रहने को तरजीह दी। वो तवील अरसे तक अमेरिकी प्रेशर का सामना करते रहे, जिससे मालूम होता है कि वो मज़ाहमत करने वाली शख्सियत है। निकोलस मादुरो 23 नवंबर 1962 को एक मेहनतकश खानदान में पैदा हुए। वो एक ट्रेड यूनियन रहनुमा के बेटे हैं। 1992 में हुगो चावेज की बगावत के जमाने में मादुरो एक बस ड्राइवर के तौर पर काम किया। उन्होंने चावेज की रिहाई के लिए मुहिम चलाई और वेनेजुएला की सियासत में नुमाया हुए। हुगो चावेज के 1998 के इंतखाब के बाद मादुरो कानून साज असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। उसके बाद वो कौमी असम्बली के सदर और फिर वजीर खारजा बने।
شاویز نے مادورو کو اپنا نامزد جانشین کرا دیا۔ شاویز کی وفات کے بعد 2013 میں مادورو معمولی فرق سے صدر منتخب ہوئے، جس کے بعد سے وہ وینزویلا میں مسلسل اقتدار پر رہے۔ مادورو کی گرفتاری کے بعد صدر ٹرمپ وینزویلا کو دوبارہ عظیم بنانے کے دعوے کرتے نظر آئے، لیکن طاقت کے زور پر امریکہ کی جانب سے حکومتوں کی تبدیلی کا ریکارڈ تباہ کن رہا۔ امریکہ لاطینی امریکہ کے ممالک میں مسلح مداخلت کرتا رہا۔ واشنگٹن نے 1994 میں ہیٹی میں 25,000 فوجی اور 2 طیارہ بردار جہاز بھیجے، جس کے بعد وہاں رجیم چینج ہوا تھا، لیکن اس سے ہیٹی کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ وہ ملک آج تک عدم استحکام سے دوچار ہے۔ My fellow Americans, tonight I want to speak with you about why the United States is leading the international effort to restore democratic government in Haiti. Haiti's dictators, led by General Raul Cedras, control the most violent regime in our hemisphere. 2003 میں امریکی حملے کے بعد عراق ایک خوفناک تباہی سے دوچار ہوا۔ 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلاء میں فوری بعد بھی وہاں انتشار پیدا ہوا۔ 3 جنوری 2026 کو آپریشن کے بعد امریکی صدر ٹرمپ فاتحانہ انداز میں بیانات دیتے رہے اور مخالفین کو تڑیاں لگاتے رہے۔ ٹرمپ نے کولمبیا اور میکسیکو کو بھی وینزویلا کی طرز کی کارروائیوں کی دھمکی دی۔ صدر ٹرمپ ایران میں مظاہرین کی حمایت اور فوجی مداخلت کی دھمکی دیتے بھی نظر آئے۔ ٹرمپ نے موقف اختیار کیا کہ امریکہ کو وینزویلا میں تیل اور دیگر وسائل تک مکمل رسائی حاصل ہونی چاہیے۔ وینزویلا نے درست رویہ اختیار نہ کیا تو امریکہ دوسرا حملہ بھی کرے گا۔ امریکی صدر نے وینزویلا میں اقتدار سنبھالنے والی نائب صدر ڈیلسی روڈریگز کو بھی دھمکیاں دی اور کہا کہ ڈیلسی روڈریگز نے اگر درست کام نہیں کیا تو مادورو سے بھی زیادہ بھاری قیمت چکانا پڑے۔ صدر ٹرمپ کی وینزویلا میں مداخلت نے ان کے عالمی عزائم کو پاسے کر دیا۔ وینزویلا پر حملے کے بعد یہ کوئی راز نہیں تھا کہ ٹرمپ کی دوسرے ممالک کی معدنی دولت پر نظر ہے۔ ٹرمپ کے عزائم کو دیکھتے ہوئے گرین لینڈ اور ڈینمارک میں بھی خوف کے سائے گہرے ہوتے گئے کہ کہیں ٹرمپ گرین لینڈ کو بھی نہ ہڑپ۔ قابل افسوس بات یہ بھی ہے کہ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور بیشتر یورپی رہنما جانتے بوجھتے بھی وینزویلا پر حملے کی مذمت سے گریز کرتے ہیں۔